ठीक है। हेलो एवरीवन। लास्ट लेक्चर में हमने वेलोसिटी तक पढ़ा था, हमने डायमेंशन वेलोसिटी की देखी थी, वेलोसिटी की यूनिट देखी थी। ठीक है, अब हम इसमें आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। तो नेक्स्ट टर्म है हमारे पास एक्सेलरेशन। ठीक है, तो एक्सेलरेशन समझते हैं पहले होता क्या है। तो देखो, इसका बेसिक आइडिया अगर एक्सेलरेशन का हम देखें तो हमें कहाँ प्रैक्टिकल लाइफ में देखने को मिलता है। अगर हम किसी कार की बात करें, अगर उसका स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है, और ये एग्जाम्पल ले लेते हैं, और इसको मैं इंक्रीज करके 50 किलोमीटर पर आवर कर दूं, दैट मीन्स मैंने यहाँ पर वेलोसिटी को इंक्रीज करा है। ठीक है, तुम लोगों को दिख रहा होगा वेलोसिटी पहले 10 है, फिर वेलोसिटी 50 हो गई, दैट मीन्स हमने वेलोसिटी को यहाँ पर इंक्रीज करा है। ठीक है, तो वेलोसिटी के इंक्रीमेंट को ही एक्सेलरेशन कहते हैं। तो ये एक्सेलरेशन क्या होता है, अगर वेलोसिटी को बढ़ा दिया जाए तो उसे हम क्या कहते हैं, एक्सेलरेशन। ठीक है, तो यहां पर इसका एक जनरल फॉर्मूला भी है कि एक्सेलरेशन को ए से डिनोट अगर हम करें तो इसका फॉर्मूला है चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। राइट, तो यहां पर चेंज इन वेलोसिटी का मतलब क्या होगा कि हमें एक फाइनल वेलोसिटी पता होनी चाहिए कि फाइनल वेलोसिटी क्या है उस बॉडी की या उस ऑब्जेक्ट की, माइनस उसका इनिशियल वेलोसिटी क्या रहा होगा। दोनों को माइनस करेंगे, फाइनल माइनस इनिशियल, हमें पता रहेगा कि क्या चेंज आया है, वेलोसिटी क्या बढ़ी है या कितनी घटी है वेलोसिटी। ठीक है, अपॉन चेंज इन टाइम, दैट इज टी फाइनल माइनस टी इनिशियल। मतलब यहाँ टाइम के चेंज का मतलब क्या है कि वेलोसिटी जितने टाइम में बढ़ रही है वो टाइम यहां पर आएगा। ठीक है, अगर मैं यहां पर ये वाला एग्जांपल लेता हूं कि 10 किलोमीटर पर आवर वेलोसिटी पहले थी और अब हो गई 50, सपोज ये प्रोसेस जो पूरा हुआ है ये 2 आवर्स में हुआ है, मतलब वेलोसिटी को 50 होने में कितना टाइम लगा, 2 आवर्स। ठीक है, तो यहां पर हम वैल्यू को पुट करेंगे, हमारे पास फाइनल वेलोसिटी क्या है, 50। ठीक है, फाइनल वैल्यू ऑफ द वेलोसिटी 50 है, इनिशियल वेलोसिटी क्या है हमारे पास 10, दोनों को माइनस करेंगे, डिनोमिनेटर में क्या आएगा, चेंज इन टाइम। चेंज इन टाइम मतलब फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम। अब यहां पर फिजिक्स में कंसेप्ट होता है कि जो भी हम रीडिंग लेना स्टार्ट करते हैं जिस पॉइंट पर, तो ये पॉइंट मेरा क्या था, इनिशियल वेलोसिटी का पॉइंट है, यहां पर मैंने रीडिंग लेना स्टार्ट करा है, दैट मींस मैं इस टाइम को t बराबर 0 लिख सकता हूं। तो ये फिजिक्स में एक साइन कन्वेंशन जैसे स्टैंडर्ड फॉर्म होता है कि हम टाइम को 0 भी ले सकते हैं, लेकिन एक्चुअल में टाइम 0 नहीं होता। हम टाइम को 0 लेने से क्या बता रहे हैं कि ये वो पॉइंट ऑफ टाइम है जहां पर हमने रीडिंग लेना स्टार्ट करा है। ठीक है, क्या ये टाइम की कुछ वैल्यू हो सकती है, हाँ हो सकती है। सपोज हम शाम को 5 बजे हमने इस कार की वेलोसिटी को नोट करा और वो 10 किलोमीटर पर आवर है, तो क्या वो 5 PM, क्या वो टाइम बराबर 0 है हमारे लिए, हाँ। ठीक है, तो यहां पर 5 PM क्या होगा हमारे लिए, टाइम बराबर 0, t बराबर 0 का मतलब जब हम रीडिंग लेना चालू करते हैं। आगे बढ़ते हैं, यहां पर जब ये वेलोसिटी 50 किलोमीटर पर आवर हो गई तो टाइम कितना कितना लगा, 2 आवर्स, तो यहां पर t कितना हो जाएगा, 2 आवर्स। समझ में आया, टाइम की वैल्यू पुट करते हैं तो यहां पर 2 माइनस 0, दैट इज, हम इसे सॉल्व कर लेंगे, हमें एक वैल्यू पता लगेगी कितनी आ रही है, वो 40/2, दैट इज 20 यूनिट। अभी देखते हैं 20 वैल्यू आ रही है, तो 20 क्या है, यहां पर एक्सेलरेशन है। अब इसका यूनिट देख लेते हैं। देखो, न्यूमरेटर की अगर बात की जाए तो न्यूमरेटर में वेलोसिटी का डिफरेंस है, क्या है, वेलोसिटी का डिफरेंस। अब यहां पर एक छोटा कंसेप्ट समझते हैं कि अगर मैं, सपोज मेरे पास एक क्वांटिटी है, मेरे पास लेंथ है, ठीक है, लेंथ की वैल्यू मेरे पास 5 मीटर है, मेरे पास दूसरी लेंथ है जिसकी वैल्यू 10 मीटर है। अब मैं अगर L2 माइनस L1 करता हूं, मतलब मैं दोनों की लेंथ का डिफरेंस लेना चाह रहा हूं, तो मेरे पास वैल्यू क्या आएगी, सॉल्व करके सिंपल कैलकुलेशन है, 5 मीटर आ रहा है। ठीक है, क्या ये 5 मीटर एक और ही लेंथ है, क्या ये लेंथ की वैल्यू है कुछ और है, नहीं, ये लेंथ ही है। दैट मीन्स जब हम दो सेम डायमेंशन की क्वांटिटीज को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमें वही डायमेंशन का क्वांटिटी मिलता है। हमने यहां पर लेंथ को सब्ट्रैक्ट करा है, हमें लेंथ मिला है, इसका मतलब अगर हम टाइम को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमें क्या मिलता है, टाइम ही मिलता है, लेकिन कुछ और वैल्यू में, क्या मिलता है, कुछ और वैल्यू में। तो हमें एक बेसिक आइडिया डायमेंशन में समझना है कि यहां पर नोट कर लेते हैं। ठीक है, एक नोट करके तुम लोग लिख सकते हो। ठीक है, यहां पर नोट लिख लो कि ओनली सेम
डायमेंशन ऑफ क्वांटिटीज कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड। इसका क्या मतलब है कि हम सेम डायमेंशन की क्वांटिटीज को क्या कर सकते हैं, ऐड या सब्ट्रैक्ट। समझ में आ रहा है? ठीक है, अब इसके आगे बढ़ते हैं। एक्सेलरेशन समझ में आ गया हमें, ठीक है। और ये नोट भी तुम लिख लो कि सेम डायमेंशन की क्वांटिटीज को ही ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तुम टाइम में टाइम को ही डिफरेंस कर सकते हो, लेंथ में लेंथ को ही ऐड कर सकते हो। क्या यहाँ पे एक और एग्जांपल दे सकते हैं? हाँ, अगर सपोज एक क्वांटिटी है फोर्स, मेरे पास 5 न्यूटन का फोर्स है, इसमें मैं फोर्स की कुछ और वैल्यू को ही ऐड कर सकता हूं। मैं ऐसा नहीं कर सकता कि मैं 5 न्यूटन के फोर्स में मैं 5 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी को ऐड कर दूं, ऐसा नहीं हो सकता। समझ में आ रहा है? ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट चीज समझते हैं। ठीक है, ओके। अब नेक्स्ट टर्म है एक सिंपल बेसिक टर्म और समझ लेते हैं। सब लोगों को पता होगा कि एरिया, अगर रेक्टेंगल के एरिया की बात की जाए, ठीक है, तो रेक्टेंगल के एरिया का फॉर्मूला होता है लेंथ इनटू ब्रेथ। ठीक है, यहाँ पर देख लेते हैं डायग्राम में कि लेंथ और ब्रेथ होती है। तो एक रेक्टेंगुलर शेप है, इस रेक्टेंगुलर शेप में ये लॉन्ग साइड वाला हमने इस समय लेंथ ले लिया है, और यहाँ पर इसे क्या मान लिया है अभी के लिए, ब्रेथ। ठीक है, क्या मैं इस ब्रेथ को लेंथ कह सकता हूँ? हाँ कह सकता हूँ, डिपेंड करता है तुम क्या डायमेंशन ले रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पर ये लेंथ है, ये ब्रेथ है। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? दो डायमेंशंस का मल्टीप्लिकेशन, दो लेंथ का मल्टीप्लिकेशन। तो यहाँ पर लेंथ इनटू ब्रेथ क्या हो गया? एरिया। ठीक है, यहाँ पर इसका डायमेंशन और निकाल लेते हैं। कैसे निकलेगा? लेंथ का डायमेंशन क्या होता है? कैपिटल एल। ब्रेथ का डायमेंशन क्या होता है? वो भी एल होता है। क्यों? क्योंकि ब्रेथ भी अपने आप में एक लेंथ है। यहाँ पर एल क्या है? लेंथ, और वो भी लेंथ ही है, मतलब एक डिस्टेंस है, तो दोनों ही डिस्टेंस है, तो दोनों की डायमेंशन क्या होगी? एल ही होगी। देयरफॉर यहाँ पे टोटल डायमेंशन कितना आ गया? एल स्क्वायर। और ये हमें कहाँ लिखना है? यहाँ लिख दो और बाहर स्क्वायर ब्रेसेस लगा दो। समझ में आ रहा है? ठीक, ऐसे अगर एक फॉर्मूला एरिया का है, वॉल्यूम का भी फॉर्मूला हो सकता है। ठीक है, वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? जनरल फॉर्मूला अगर पूछा जाए, सोच के देखो कि वॉल्यूम का जनरल फॉर्मूला क्या है। तो अगर तुमसे पूछा जाए कि वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, तो तुम बता सकते हो कि सर वॉल्यूम का फॉर्मूला लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट होता है। सबको पता है ये बात, लेकिन ये गलत है। ये जनरल फॉर्मूला नहीं है। ये किसका फॉर्मूला है वॉल्यूम का? ये फॉर्मूला है क्यूबॉइड के वॉल्यूम का। देखो क्यूबॉइड ऐसा होता है, तुमने सबने बॉक्स देखे होंगे, तो बॉक्स का अगर वॉल्यूम की बात की जाए उसका फॉर्मूला ये होता है। लेकिन मैं तुमसे क्या पूछ रहा हूं कि किसी भी वॉल्यूम के जनरल फॉर्मूले का आंसर बताओ, तो वो क्या होगा? वॉल्यूम का जनरल फॉर्मूला तुम्हें पता होना चाहिए। यहां से पढ़ो क्या, कि बेस एरिया मल्टीप्लाई हाइट। बेस एरिया मल्टीप्लाई हाइट, ये वॉल्यूम का जनरल फॉर्मूला होता है। अब समझते हैं क्यूबॉइड का ये फॉर्मूला कैसे आया होगा, और फिर डायमेंशन निकालते हैं। ठीक है, तो यहां पर बेस एरिया की बात की जाए, इसको पढ़ के देखो क्या मतलब समझ में आ रहा है कि बेस का एरिया। ठीक है, तो यहां पर हमें देखना होगा कि जिस भी शेप का हम वॉल्यूम निकालने जा रहे हैं, उसका शेप, उसका बेस का शेप कैसा है। तो यहां पर कुछ डायग्राम समझते हैं और उसके बेस को देखते हैं कि बेस कैसा है। ठीक है, डार्क मार्कर किसी भी, ठीक है, ओके, थैंक यू। सही है, तो यहां पर क्या है कि अगर मैं क्यूबॉइड एक सिलेंडर बनाता हूं, ठीक है, तो सिलेंडर कुछ ऐसा बनता है। ठीक है, सबको पता है सिलेंडर का टॉप का शेप कैसा है? सर्कुलर है। ठीक है, तो ये शेप कैसा है इसका? सर्कुलर। क्या इसका बेस भी सर्कुलर है? हाँ, इसका बेस भी क्या है? सर्कुलर ही है। ठीक है, दोनों शेप कैसी है? सर्कुलर है। इसका यहाँ पर हाइट क्या है? सपोज मैंने अभी के लिए हाइट क्या ले लिया? h। ठीक है, तो यहां पर इसके वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या बनेगा? तो हमें जनरल फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या बनेगा? बेस एरिया दैट इज कैपिटल ए। इस एरिया को मैंने क्या मान लिया? सर्कल के एरिया को क्या मान लिया अभी के लिए? ए। और हाइट कितनी है इसकी? h। तो a इंटू एच क्या बन गया? फॉर्मूला। अब इसे अप्लाई करते हैं। क्या हमें सर्कल के एरिया का फॉर्मूला पता है? हाँ, सर्कल के एरिया का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, वेयर आर इज व्हाट? रेडियस। आर इज व्हाट? रेडियस। तो पाई आर स्क्वायर किसका फॉर्मूला हो गया? सर्कल के एरिया का। इसको मल्टीप्लाई करो कैपिटल एस से, तो देखो तुमने फॉर्मूला कभी ना कभी तो याद करा होगा, पाई आर स्क्वायर एच। अब इसका डायमेंशन निकालते हैं यहीं से। क्या पाई का कोई डायमेंशन हो सकता है? नहीं। पाई क्या है? पाई एक, यहां पर लिख लेते हैं,
पाई क्या होगी, एक डायमेंशन लेस टर्म, इसका कोई भी डायमेंशन नहीं होगा, ठीक है। लेकिन रेडियस क्या, रेडियस का क्या मतलब होता है, रेडियस मतलब एक लेंथ है, एक डिस्टेंस है, तो वहां पर रेडियस का डायमेंशन क्या आना चाहिए, एल, और रेडियस की पावर यहाँ फॉर्मूले में क्या है, 2, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, ये एल की पावर 2। समझ में आ रहा है। अगली टर्म क्या है, कैपिटल एच, कैपिटल एच मतलब हाइट, हाइट भी क्या है, एक डिस्टेंस ही है लेकिन वर्टिकल डायरेक्शन में, ठीक है। तो वहां पर हाइट का डायमेंशन भी क्या आएगा, कैपिटल एल आएगा। इन तीन दोनों को मल्टीप्लाई करो, कितना हो गया, एल की पावर कितनी हो गई, 2 + 1 दैट इज 3। तो वॉल्यूम का डायमेंशन क्या बन गया, क्या मैं यहाँ लिख सकता हूँ कि वॉल्यूम का डायमेंशन क्या है, एल की पावर 3। तो तुम्हें समझ में आ रहा है, चीजें क्लियर हो रही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये वॉल्यूम समझ में आ गया, वॉल्यूम का जनरल फॉर्मूला हमें पता चल गया, हमने क्यूबॉइड सिलेंडर में हमने एक्सप्लेन कर लिया। यहाँ पर क्यूबॉइड में और देख लेते हैं जनरल से, वो क्या हो सकता है कि ये क्यूबॉइड है, क्यूबॉइड की यहाँ लेंथ होती है, ये ब्रेथ होगा, और ये जो वर्टिकल लाइन दिखाई दे रही है ना, ये इसकी हाइट होगी, ठीक है। तो क्यूबॉइड के बेस तुम्हें कैसा दिख रहा है, क्यूबॉइड का बेस देखो, बेस कैसा दिख रहा है तुम्हें, तुम्हें क्यूबॉइड का बेस एक रेक्टेंगुलर शेप दिख रही है, देखो इसे हम यहां जूम करते हैं, क्या करते हैं, जूम, ठीक है। ये ऐसा बनेगा, यहाँ लेंथ दिख रही होगी, यहाँ ब्रेथ दिख रही होगी, तो बेस कैसा है इसका, रेक्टेंगल, बेस का एरिया क्या हो गया इसका, लेंथ इंटू ब्रेथ। क्या इसकी कुछ हाइट भी होगी, हाँ देखो वर्टिकल डायरेक्शन में कितनी वैल्यू है, कैपिटल एच, तो वो यहाँ आ जाएगा, फॉर्मूला क्या बन जाएगा, रेक्टेंगल के एरिया का, वॉल्यूम का, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। समझ में आ रहा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तुम इसे नोट करते रहो, क्योंकि अगर तुम नोट करके नोट्स बनाओगे, उनको टाइम टू टाइम रिवाइज करोगे, तभी चीजें क्लियर होने वाली है, तभी तुम्हें कॉन्सेप्ट ज्यादा देर तक याद रहेगा। यहाँ समझने से कुछ नहीं होगा, तुम्हें टाइम टू टाइम रिवाइज भी करना पड़ेगा, तभी किसी कंपटीशन की तैयारी होती है। जिस दिन एग्जाम होगा सारा एक साथ लिखना होगा, सब कुछ एक साथ आएगा, ये नहीं आएगा कि आज एक चैप्टर आना, नहीं, सारा सिलेबस एक साथ। तुम्हारा रिवीजन स्ट्रैटेजी तैयार नहीं होगा तो सारा रिवाइज नहीं कर पाओगे, बाकी अभी चीजें आगे बताते रहेंगे, ठीक है। अब अगली टर्म है, इसमें एक टर्म है डेंसिटी। क्या, अब जैसे मैं क्या पूछ रहा हूं, तो तुम्हें वहां घर पे बैठकर ये बोलना है डेंसिटी। इससे क्या होगा, तुम्हारा इन्वॉल्वमेंट होगा, और तुम्हारा इन्वॉल्वमेंट जब होगा तब तुम्हें चीजें ज्यादा समझ में आएंगी, वरना हम पढ़ाते रहेंगे तुम्हें कुछ समझ नहीं आएगा, ठीक है। अब डेंसिटी क्या है, जब वो डेंसिटी को डिनोट करते हैं इस सिंबल से, दिख रहा है सबको, यहाँ पर ये क्या लिखा है, इसे पढ़ा जाता है, इसे रो पढ़ते हैं, ठीक है। तो डेंसिटी को हम डिनोट करते हैं रो से। अब डेंसिटी के हम जनरल कंसेप्ट को समझते हैं, क्योंकि किसी भी चीज को समझने पहले कंसेप्ट पता होना चाहिए कि ये है क्या, ठीक है, बाद में फॉर्मूला देख लेंगे, ठीक है। तो सपोज मेरे पास क्या है, एक कंटेनर है, इस कंटेनर को मैंने यहां पर क्लोज्ड कर रखा है, ठीक है, ये क्लोज कंटेनर है, अब हो गया, ठीक है, ये क्लोज कंटेनर है। तो इस क्लोज कंटेनर में अगर मैं कोई गैस फिल करके रख रहा हूं तो वो गैस लीकेज नहीं हो सकता, ऐसा अज्यूम करना है। तो यहां पर हमने क्या करा, हमने गैस फिल करा, तो कुछ हमें गैस के मॉलिक्यूल्स दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। ये थोड़ा हमने बड़े साइज में दिखा रहा हूं, इतना बड़ा मॉलिक्यूल नहीं होता है, तो ये गैस के मॉलिक्यूल्स हैं। अब यहां पर तुम देखो कितने मॉलिक्यूल ड्रॉ करे मैंने, 6 मॉलिक्यूल, ठीक है। ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अगर मैं इंक्रीज कर दूं, इसका मतलब क्या होगा, मैं गैस और फिल कर रहा हूं, तो वही करते हैं हम, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल बढ़ा देते हैं, दिख रहा है तुम्हें, देखो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इंक्रीज हो गए। अब तुम एक जनरल ऑब्जर्वेशन से बताओ कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इंक्रीज करने से क्या फर्क हुआ, क्या तुम्हें जनरली तुम्हें क्या दिख रहा है, तुम्हें को साइंटिफिक नहीं सोचना है, बस तुम एक जनरल सोच के साथ बताओ कि नंबर ऑफ एटम्स, अगर हमने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बढ़ा दिए, एटम्स बढ़ा दिए, तो क्या हो रहा है। तो यहां पर क्या हो रहा है कि पार्टिकल्स के बीच में डिग्री ऑफ क्लोजनेस इंक्रीज हो गया है, ठीक है। पार्टिकल्स के बीच में क्या इंक्रीज हो गया है, डिग्री ऑफ क्लोजनेस। और डिग्री ऑफ क्लोजनेस का मतलब क्या है कि सारे पार्टिकल्स, एटम जो है वो पास पास आ गए, क्यों, क्योंकि जगह तो उतनी है, बॉक्स तो हमारा सेम साइज का ही है, उसका साइज हम इंक्रीज नहीं कर रहे हैं, लेकिन यहां पर हम गैस ज्यादा से ज्यादा अगर फिर करते रहे, तो यहां पर क्या होगा, पार्टिकल्स को पास पास आना पड़ेगा। और इसी को डिग्री ऑफ क्लोजनेस को ही, इसके मेजर को, कि कितना क्लोजनेस है पार्टिकल्स का, इसके मेजर को ही हम क्या कहते हैं, डेंसिटी। मतलब डेंसिटी एक ऐसी टर्म है जिसकी वैल्यू से तुम्हें पता लगेगा कि तुम्हारे पर्टिकुलर वॉल्यूम में, ध्यान सुनो, तुम्हारे पर्टिकुलर वॉल्यूम में, एक यूनिट वॉल्यूम में
कितने नंबर ऑफ एटम्स या फिर कितना मास तुमने पैक कर रखा है। सपोज यहां पर डेंसिटी का यूनिट होता है एसआई यूनिट की अगर बात की जाए तो डेंसिटी का एसआई यूनिट होता है किलोग्राम पर मीटर क्यूब, ये इसका एसआई यूनिट है। इसका मतलब समझते हैं कि एक यूनिट वॉल्यूम में, एक यूनिट वॉल्यूम मतलब जिसका वैल्यू कितना हो 1 मीटर क्यूब, तो इस 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम में सपोज ये बॉक्स है, इसका वॉल्यूम मैंने तुमसे क्या कह दिया, इसका वॉल्यूम है 1 मीटर क्यूब। अब इस 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम में कितना मास आ सकता है, कितना मास आ सकता है, ये क्या होगा, डेंसिटी, इसी को डेंसिटी कहते हैं। तो डेंसिटी मतलब किसी भी एटम गैस का मास जो पर्टिकुलर वॉल्यूम में आ सकता है उसे हम डेंसिटी कहते हैं। ठीक, अब डेंसिटी का ये यूनिट हो गया, इसका फॉर्मूला भी देख लेते हैं, वो क्या हो जाएगा, डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होगा, मास अपॉन वॉल्यूम। यहां पर m क्या है, मास, और यहां पर अगर मैं इसे v लिखता हूं तो ये v क्या है, वॉल्यूम। तुम नोट्स में ये साथ साथ लिखते हुए चलो कि m क्या है, मास, v क्या है, वॉल्यूम, क्योंकि अभी तो तुम्हें सब समझ में आ रहा है, लेकिन जब तुम इसे पूरा सिलेबस एक साथ रिवाइज करने बैठोगे तो अगर तुमने नहीं लिखा होगा ना m मास है तो तुम्हें कंफ्यूजन हो सकता है। ठीक है, तो हर चीज को सही से नोट करते हुए चलो। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। अब हमें यहाँ पर क्या कौन चैप्टर पढ़ रहे हैं, अभी हम डायमेंशन पढ़ रहे हैं, तो इसका डायमेंशन निकाल के देखते हैं। ठीक है, मास का डायमेंशन क्या होगा, कैपिटल M। कैसे, फंडामेंटल वैल्यू है ये, इसकी डायमेंशन क्या होती है, कैपिटल M, फंडामेंटल डायमेंशन। ठीक है, वॉल्यूम का डायमेंशन अभी हमने पीछे ड्राइव करा, क्या आया था, L की पावर 3। ठीक है, तो यहां पर क्या हो गया, ये L की पावर 3 क्या बन गया, ये ML माइनस 3। ठीक है, तो डेंसिटी का डायमेंशन क्या आ गया, ML माइनस 3। ठीक है, आगे कंटिन्यू करते हैं। अगली टर्म है वाटर। रिवाइज करो जितना नोट्स बनाए, कंटिन्यू करते हैं सर। अगली टर्म, ठीक है, अब इस टर्म पे ध्यान दो क्या पढ़ा रहे हैं। अगली टर्म है रिलेटिव डेंसिटी। ठीक है, रिलेटिव डेंसिटी क्या होती है, समझो इसे। रिलेटिव डेंसिटी में, डेंसिटी तो हमने तुम्हें पढ़ा दिया, लेकिन रिलेटिव का मतलब क्या है समझो। रिलेटिव का मतलब होता है जब हम किसी क्वांटिटी को दूसरे टर्म्स में कंपेयर करते हैं। मतलब अगर मैं डेंसिटी, किसी मटेरियल की डेंसिटी को दूसरे मटेरियल की डेंसिटी से कंपेयर करूंगा तो वो क्या होगा, रिलेटिव डेंसिटी। ऐसे आगे जाके जब तुम्हें काइनेमेटिक्स पढ़ाएंगे तो वहां पर एक टर्म डिस्कस होगी, रिलेटिव वेलोसिटी। तो रिलेटिव वेलोसिटी का क्या मतलब होगा, वेलोसिटी का मतलब क्या होता है तुम्हें पता है, पढ़ाया भी, लेकिन रिलेटिव वेलोसिटी का मतलब क्या होगा, जब हम एक बॉडी की वेलोसिटी को दूसरे बॉडी की वेलोसिटी से कंपेयर करेंगे, दैट मींस वो टॉपिक हम क्या पढ़ा रहे होंगे, कंपैरिजन ऑफ वेलोसिटीज, वो क्या होगा, रिलेटिव वेलोसिटी। ठीक है, तो यहां पर हम क्लियर करते हैं रिलेटिव डेंसिटी का मतलब क्या होता है। इसको, रिलेटिव डेंसिटी को हम स्पेसिफिक ग्रेविटी भी कहते हैं। क्या कहते हैं, स्पेसिफिक ग्रेविटी। एक्सक्यूज मी, एक सेकंड। ठीक है, स्पेसिफिक ग्रेविटी, स्पेसिफिक ग्रेविटी का फॉर्मूला क्या है, यहां पर लिख देते हैं, डेंसिटी ऑफ बॉडी अपॉन डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड। तो कोई भी हमारे पास मटेरियल है, सपोज हमारे पास एक ऑयल है, कौन सा ऑयल है, लेट्स फॉर एग्जांपल मस्टर्ड ऑयल है, तो मस्टर्ड ऑयल का डेंसिटी मेरे को पता लगाना है किसके रेस्पेक्ट में, किसी भी स्टैंडर्ड फ्लूइड के रेस्पेक्ट में, ये होगा रिलेटिव डेंसिटी। अब यहां पर तुम्हें कंसेप्ट क्लियर हुआ, अब इसे थोड़ा और डीप में समझते हैं क्या होता है रिलेटिव डेंसिटी, क्यों टर्म बनाई गई है। ये टर्म अपने आप कहीं से नहीं आई होगी, इसे डेवलप किया होगा, तो वो उसका रीजन क्या होगा हम समझाते हैं। देखो सपोज मेरे को यहां पर क्या दे रखा है कि यार ऑयल का डेंसिटी 800 किलोग्राम पर मीटर क्यूब है। ठीक है, डेंसिटी का यूनिट हमें पता है 8 किलोग्राम पर मीटर क्यूब होता है, तो यहां पर ऑयल का डेंसिटी कितना हो गया, 800 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, ये गिवन है। ठीक है, अब फिजिक्स में 12th क्लास तक तुम स्टैंडर्ड फ्लूइड को
वाटर एज्यूम कर सकते हो, ठीक है। तो तुम्हें यहाँ पर डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड की जगह तुम फॉर्मूले में क्या लिख सकते हो, डेंसिटी ऑफ वाटर, जो कि कितनी होती है, ये तुम्हें वैल्यू याद होनी चाहिए, कितनी होती है, ये होती है 1000 kg पर मीटर क्यूब। ये किसका डेंसिटी है, वाटर का, समझ में आ रहा है। तो हम यहाँ पर वाटर का डेंसिटी भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो वो मैंने लिखा 1000 kg पर मीटर क्यूब, समझ में आ रहा है, ठीक है। अब इन दोनों को क्या करना है, हमें फॉर्मूले के अकॉर्डिंग डिवाइड करना है, फिर हमें क्या मिलेगा, स्पेसिफिक ग्रेविटी या फिर रिलेटिव डेंसिटी, ठीक है। देखते हैं, तो यहाँ पे स्पेसिफिक रिलेटिव डेंसिटी को आरडी लिख देते हैं, कोई नहीं, ठीक है, शॉर्ट में। तो ये वैल्यू कितनी हो गई, 800 अपॉन 1000, इसे कैंसिल करो, कितना आ रहा है ये 0.8, ठीक है। अब एक और केस में मैं क्या कर सकता हूँ, ये डेंसिटी 800 की बजाय क्या ले लेता हूँ, सपोज मैं 13,600 ले सकता हूँ, 13,600, ये किसका डेंसिटी है, इसे याद कर लो, ये डेंसिटी होता है Hg, मरकरी का, ये किसका डेंसिटी होता है, मरकरी का, 13,600, ठीक है। इसे भी कंपेयर कर लेते हैं, डिवाइड करते हैं किससे, डेंसिटी ऑफ वाटर से डिवाइड कर लेते हैं, इसे कितना आ रहा है 13.6, ठीक है, समझ में आ रहा है। इसे देख लो सही से कैसे निकालना हमने, ठीक है। अब यहां पर इन दोनों वैल्यूज को तुम ध्यान से देखो, और मेरे को एक जनरल ऑब्जर्वेशन, तुम्हें ये नहीं सोच, थोड़ा साइंटिफिक तरीके से नहीं सोचना है, ठीक है। हम यहाँ पे तुम्हें रिसर्च नहीं करवा रहे, तुम बेसिक जनरल जो ऑब्जर्वेशन हो सकता है तुम उससे बताओ कि इन दोनों टर्म्स में क्या फर्क है, क्या डिफरेंस है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या डिफरेंस है, देखो ये वाली टर्म 1 से लेस है, ये वाली टर्म 1 से कम है, और वो वाली टर्म 1 से ज्यादा है, दिख रहा है तुम्हें। तो ये वाली टर्म 1 से लेस है, ये लेस देन 1 है, और ये वाली टर्म क्या है, ग्रेटर देन 1, दोनों वैल्यू में ये डिफरेंस है। इसका मतलब रिलेटिव डेंसिटी हमें ये भी बताता है कि कौन सा ऑयल या फिर कौन सा लिक्विड वाटर के कंपैरिजन में हैवी है या लाइट है, हल्का है या भारी है। देखो अगर ऑयल की बात की जाए तो वहां पर रिलेटिव डेंसिटी 0.8 आ रही है, 0.8 का मतलब 1 से कम, देयरफॉर ये वाला जो ऑयल होगा वो लाइटर होगा, हल्का होगा वेट में, लाइटर देन वाटर, ये वाटर से लाइट होगा। लेकिन मरकरी के केस में क्या होगा, मरकरी क्या होगा, हैवियर देन वाटर। इसका मतलब रिलेटिव डेंसिटी जो टर्म है उसको क्यों इन्वेंट किया गया है, जिससे हम ये पता लगा पाए कि कौन सा लिक्विड वाटर के कंपैरिजन में हैवी है या लाइट है, समझ में आ रहा है। इसका डायमेंशन निकाल लेते हैं, ठीक है, साथ साथ। तो फॉर्मूले से डायमेंशन निकालते हैं बेसिकली हम, तो यहीं से देख लेते हैं। यहाँ पर बॉडी का डेंसिटी मतलब रो बॉडी, ठीक है, स्टैंडर्ड फ्लूइड मतलब वाटर का डेंसिटी, तो ये कितना हो गया, डेंसिटी का डायमेंशन क्या होता है, ml-3, अभी पीछे निकाला है। क्या वाटर का डेंसिटी का भी वही डायमेंशन होगा, जी वही होगा, ठीक है। तो वो भी कितना आ गया, ml⁻³ क्या दोनों कैंसिल हो गए, हाँ, क्या आया टर्म, डायमेंशन लेस, नो डायमेंशन, ठीक है, क्या आया, कोई डायमेंशन नहीं आया। इसका मतलब रिलेटिव डेंसिटी कौन सी टर्म है, डायमेंशन लेस टर्म है। तुम्हारे सीडीएस में ऐसे क्वेश्चंस आएंगे या फिर किसी और एग्जाम्स में जो ग्रेजुएट लेवल पर है वहां पर ये क्वेश्चंस आते हैं कि डायमेंशन लेस टर्म, ऑप्शन में 4 टर्म्स दे रखी होंगी, तुमसे पूछेगा इसमें से डायमेंशन लेस बताओ, तो अगर रिलेटिव डेंसिटी है ऐसी कोई टर्म जो आगे डिस्कस करेंगे तुम टिक लगा सकते हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ठीक है, अगली टर्म है हमारे पास एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो नोट करो, हेडिंग डालो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अब इसे समझते हैं, देखो क्या आपको डिस्प्लेसमेंट क्लियर है क्या होता है, तो हमने कल पढ़ाया था शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो ये तो क्लियर है, लेकिन इसके पहले एक और टर्म अटैच हो गई है, वो क्या है, एंगुलर, ठीक है। तो यहां पर मेरे को डिस्प्लेसमेंट को किस टर्म्स में पढ़ना है, एंगल के टर्म्स में, तो समझते हैं, ठीक है। तो यहां पर एक काम करो, एक सर्कल ड्रॉ करना है, ठीक है, उस सर्कल में समझाते हैं कैसे चीजें वर्क कर रही हैं।
अब देखो यहाँ पर क्या है, हमने एक सर्कुलर पाथ ड्रॉ कर रखा है, ठीक है। इस सर्कुलर पाथ में चीजों को बहुत बारीकी से ऑब्जर्व करना है। वो क्या है कि यहाँ पर मैंने सर्कुलर पाथ को तो बिल्कुल डार्क रे से बनाया है, ठीक है, लेकिन मैंने ये जो दो लाइंस बनाई है ये डॉटेड है, दैट मींस ये लाइन प्रेजेंट नहीं है, ये हाइपोथेटिकल है, ठीक है। लेकिन ये सर्कुलर पाथ क्या है, पूरा एक पाथ है जिसपे सपोज ये पार्क है, तो पार्क के चारों तरफ का जो फुटपाथ होता है इसमें लोग चलते हैं, तो ये वो चीज है, ठीक है। अब सपोज यहाँ पर एक पॉइंट है ए पॉइंट, जिसमें कोई पर्सन खड़ा हुआ है, वो पर्सन इस समय ए पॉइंट पर है। अब वो यहाँ पर क्या कर रहा है, एक रिवॉल्यूशन कर रहा है, किस डायरेक्शन में तुम्हें दिख रहा होगा, एरो के अकॉर्डिंग। कौन सी डायरेक्शन है ये, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो एंटी क्लॉकवाइज या फिर काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ये रोटेट कर रहा है। किसी पॉइंट से चालू करा, वो पॉइंट ए है, और चलने के बाद ये इस पॉइंट बी पॉइंट पर आके रुक गया। समझ में आ रहा है, ठीक। तो यहां पर इसने सर्कुलर पाथ कितना कवर करा, ये पाथ कवर करा, यहां से यहां जाने में, ठीक है। तो क्या इसने यहां से, अगर मैं इसका एक एंगल देखूं ओरिजिन पे, और ये ओरिजिन होता है, ओरिजिन मतलब एक रेफरेंस पॉइंट जहां से हम सारी वैल्यूज को नोट करने वाले हैं, तो ये ओरिजिन है। इस ओरिजिन से ए पॉइंट का क्या कुछ एंगल है, नहीं। कितना एंगल है, थीटा बराबर 0 डिग्री। देखो ये इसके सामने ही है, तो क्या कोई एंगल है, नहीं। लेकिन जब इस ए पॉइंट ने चलना चालू करा और ये बी पे आ गया, तो ओरिजिन के रेस्पेक्ट में इसका क्या हो रहा है, क्या चेंज हो रहा है, एंगल चेंज हो रहा है। समझ में आ रहा है। तो यहां पर मैंने इस पॉइंट को ज्वाइन करता हूं और देखता हूं कितना एंगल बन रहा है। तो ये एंगल कितना बना, थीटा। कितना एंगल बना, थीटा। अब इसे थोड़ा और आगे मूव करना है इसे, तो इसने क्या करा, बी पॉइंट को छोड़कर सी पॉइंट पर आ गया, ठीक है। ये सी पॉइंट पर आने के बाद इसका क्या एंगल चेंज हुआ, अब हाँ, अब भी एंगल चेंज हो गया और बढ़ गया एंगल। देखो सपोज ये एंगल थीटा 1 चेंज हुआ है ए से बी जाने में, तो ए से सी जाने में कितना एंगल चेंज हुआ है, थीटा 2। दिख रहा है, क्लियर है। थीटा 2 एंगल कब है, जब ए से सी में जाएगा, और थीटा 1 एंगल कब है, जब ए से बी पे आएगा। इन दोनों ही एंगल का डिफरेंस थीटा 2 माइनस थीटा 1 क्या कहलाता है, यही है क्या, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो व्हाट इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, इट इज डिफाइंड एज चेंज ऑफ एंगल व्हेन अ पार्टिकल ट्रैवल्स फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर इन अ सर्कुलर पाथ। अगर कोई पार्टिकल किसी सर्कुलर पाथ पर ट्रैवल कर रहा है, सर्कुलर पाथ पर ट्रैवल कर रहा है, और उसके एंगल में बी पॉइंट से सी पॉइंट में कितना चेंज आया, कितना चेंज आया होगा, थीटा 2 माइनस थीटा 1, यही तो ये डिफरेंस होगा भाई। अगर मैं पूरे थीटा 2 में से थीटा 1 को माइनस कर दूंगा, तो ये डिफरेंस क्या होगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। समझ में आ रहा है, क्लियर है, ठीक है। अब यहां पर समझते हैं कि क्या एंगल का भी कोई डायमेंशन हो सकता है, तो देखते हैं, ठीक है। अगर हम फॉर्मूला याद करें, हमने 10th क्लास में कुछ चीज पढ़ी है फॉर्मूला मैथ्स में एंगल का। वो क्या है कि एंगल का फॉर्मूला होता है आर्क अपॉन रेडियस। क्या फॉर्मूला होता है, आर्क लेंथ अपॉन रेडियस। एक सेकेंड, ठीक है। एंगल का फॉर्मूला क्या है, आर्क लेंथ अपॉन रेडियस। आर्क लेंथ का मतलब क्या होता है, समझते हैं। देखो जब ये पार्टिकल ए पॉइंट से, ये दूसरे डायग्राम समझते हैं, जब ये पार्टिकल ए पॉइंट से बी पॉइंट पर ट्रैवल कर रहा है, तो यहां पर क्या हो रहा है, ये सर्कुलर पाथ कवर हो रहा है। और इसी सर्कुलर पाथ को, देखो डार्क कर रहा हूं मैं इसे, इसी सर्कुलर पाथ को हम क्या कहते हैं, आर्क कहते हैं। क्या कहते हैं, आर्क कहते हैं। तो ये आर्क लेंथ होगी, सपोज ये एल है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने आर्क लेंथ कितना लिख दिया, एल। क्या है, सर्कुलर पाथ का कुछ रेडियस भी होता है, रेडियस होता है, हाँ, इसका रेडियस होगा कितना, हमने आर लिख दिया। समझ में आ रहा है। तो यहां पर हम एल अपॉन आर कितना कर देते हैं, फॉर्मूला बन गया इसका, क्या एंगल का क्या फॉर्मूला बन गया, एल अपॉन आर। अब देखो डायमेंशन निकालते हैं। क्या लेंथ की कोई डायमेंशन होगी, नहीं। लेंथ की डायमेंशन क्या होगी, मतलब क्या होगी, कैपिटल एल। लेंथ की डायमेंशन क्या होगी, कैपिटल एल। क्या रेडियस की भी कोई डायमेंशन होगी, हाँ, वही सेम होती है। लेंथ, रेडियस, ब्रेथ, हाइट, ये सारी क्या डिस्टेंस है, सबका डायमेंशन क्या होता है, कैपिटल एल होता है। दोनों को कैंसिल करो, क्या कोई डायमेंशन आ रही है, नहीं। तो देयरफॉर एंगल की कोई डायमेंशन नहीं होती। नोट कर लो, एंगल क्या होता है, डायमेंशनलेस टर्म। एंगल क्या है, डायमेंशनलेस टर्म। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो क्या मैं जब दो एंगल का डिफरेंस करूंगा, जब मैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट निकालूंगा, क्या कोई डायमेंशन आएगा, नहीं। क्योंकि हम जब हमने नोट लिखवाया था अभी पीछे
कि जब सेम डायमेंशन की क्वांटिटीज को ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं तो वही डायमेंशन का क्वांटिटी निकलता है। इसका मतलब जब दो डायमेंशन लेस जिनका कोई डायमेंशन ही नहीं है उन क्वांटिटीज को सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्या कोई डायमेंशन आएगा? नहीं। देयरफॉर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया? डायमेंशन लेस टर्म। क्या हो गई ये? डायमेंशन लेस टर्म। कोई दिक्कत, कंफ्यूजन किसी को? ठीक है, जो भी तुम्हें डाउट्स हो रहे हैं, तुम्हें कोई भी डाउट अगर आ रहा है तो तुम उसे लेक्चर के दौरान एक रजिस्टर लेकर बैठो, कॉपी लेकर बैठो और उस पे वो डाउट नोट करो। जैसे ही कुछ व्हाट्सएप ग्रुप्स बनेंगे तुम उस वहां पर डाउट पूछ सकते हो। ठीक है, तुम्हारे डाउट पूरे क्लियर किए जाएंगे, लेकिन डाउट आना चाहिए। अब तुम्हें पढ़ते पढ़ते डाउट ही नहीं आ रहा तो इसका मतलब तुम ये बात लिख लो भी कि तुम्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। डाउट अगर आएगा तभी चीजें तुम्हारा माइंड वर्क कर रहा है, तभी तुम पढ़ रहे हो। तो कॉपी लेकर बैठो, वीडियो को देखो, लेक्चर को पढ़ो, समझो और चीजों को नोट करो। ठीक है, समझ में आ रहा है? फिर डाउट आएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो हमने क्या देख लिया कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का कोई डायमेंशन नहीं होता। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या है? डायमेंशनलेस टर्म है। शॉर्टेड डिस्टेंस क्या मतलब? डिस्प्लेसमेंट होता है, मैं पहले से बता रहा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और पॉज करके वीडियो को तुम स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो जिससे कि तुम नोट कर सकते हो। पॉज करने के बाद भी नोट हो सकता है। तो बहुत से ऑप्शंस हैं ऑनलाइन लेक्चर में जिसका तुम फायदा उठा सकते हो। चीजें तुम्हें एक बार क्लियर नहीं हो रही, तुम बार बार देखो, लेकिन क्लियर करके ही हटो। ठीक है, नेक्स्ट टर्म क्या है हमारे पास? एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, तो अगली टर्म है हमारे पास एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, नेक्स्ट टर्म है एंगुलर वेलोसिटी। देखो एंगुलर वेलोसिटी, जैसे तुम्हें एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पढ़ाया, तुम्हें डिस्प्लेसमेंट क्लियर था, एक एंगुलर टर्म और बढ़ गई थी। ठीक है, ऐसे यहां पर क्या हो रहा है? एंगुलर वेलोसिटी में वेलोसिटी टर्म तुम पढ़ चुके हो, एक एंगुलर टर्म और अटैच हो गया। इसे समझते हैं। ठीक है, देखो एंगुलर वेलोसिटी को हम डिनोट करते हैं ओमेगा से। किससे? ओमेगा। ठीक है, तो इसका सिंबल ये होता है कि डब्ल्यू बनाना है लेकिन उसे थोड़ा ओवल कर देना है, तो ये ओमेगा सिंबल होता है, ग्रीक लेटर है। ठीक है, इसको यहां लिख देता हूं मैं स्पेलिंग में, क्या पढ़ना है इसे? ओमेगा। ठीक है, अब यहां पर ये एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला है, वो देख लेते हैं क्या है। किसी भी वेलोसिटी का एक जनरल फॉर्मूला क्या होता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ये किसका फॉर्मूला होता है? वेलोसिटी का। हम क्या पढ़ रहे हैं? क्या हम नॉर्मल वेलोसिटी पढ़ रहे हैं? नहीं, हम क्या पढ़ रहे हैं? एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, तो यहां पर एक और टर्म अटैच हो जाएगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। इसका मतलब जब मैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के चेंज को रेट मतलब टाइम के रेस्पेक्ट में पढ़ूंगा, दैट मींस मैं क्या स्टडी कर रहा हूं? एंगुलर वेलोसिटी। समझ में आ रहा है? तो हम क्या पढ़ रहे हैं कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कैसे चेंज हो रहा है टाइम के रेस्पेक्ट में, तो वो टर्म क्या होगी? एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सपोज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट मतलब चेंज इन एंगल, ये हमने पीछे पढ़ा अभी। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट मतलब चेंज इन एंगल, तो वो क्या हो गया यहाँ पे? डी थीटा। क्या हो गया? डी थीटा। डी थीटा मतलब स्मॉल चेंज इन एंगल। स्मॉल चेंज इन एंगल को मैंने क्या मेंशन कर रखा है? डी थीटा। ये एक ही टर्म है, ये मैं डी की मल्टीप्लाई नहीं कर रहा हूं, ये डी थीटा एक ही टर्म है। डी थीटा मतलब स्मॉल एंगल। ठीक है, अपॉन dt। dt मतलब स्मॉल चेंज इन टाइम। dt मतलब स्मॉल चेंज इन टाइम, तो स्मॉल चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट चेंज इन टाइम इज कॉल्ड एंगुलर वेलोसिटी, दैट इज ओमेगा। अब डी ओमेगा मतलब स्मॉल, अगर ओमेगा हटा दोगे तो ये टर्म क्या हो जाएगी? डी हटा दो तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा? ओमेगा बराबर थीटा अपॉन डी। लेकिन हमें चेंज पढ़ना था इसलिए हमने चेंज के बारे में पढ़ा। ठीक है, अब इसका डायमेंशन देख लेते हैं क्या बनेगा। ठीक है, तो अभी हमने पीछे पढ़ा कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का क्या कोई डायमेंशन होता है? नहीं, देयरफॉर यहां मैं 1 लिख सकता हूं, दैट मींस एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एक डायमेंशनलेस टर्म है। राइट, आगे बढ़ते हैं। dt मतलब चेंज इन टाइम। क्या चेंज इन टाइम का कोई डायमेंशन होगा? देख लेते हैं। ठीक है, तो चेंज इन टाइम dt कह लो या फिर डेल्टा t कह लो, इसका मतलब क्या होगा? t2 माइनस t1 या फिर t फाइनल माइनस t इनिशियल। तो दो टाइम का जब मैं डिफरेंस ले रहा हूं, दैट मींस मैं क्या निकालने जा रहा हूं? चेंज इन टाइम। क्या निकालने जा रहा हूं? चेंज इन टाइम। तो यहां पर दोनों टाइम की डायमेंशन देख लेते हैं कितनी होती है। टाइम की डायमेंशन हमेशा क्या होती है? कैपिटल टी। तो क्या कुछ ऐसा बनेगा? हाँ, लेकिन अब मैं इनको माइनस कर रहा हूं, क्या माइनस करके जीरो आएगा?
तुम्हें क्या लग रहा है माइनस करके क्या आना चाहिए 0, लेकिन ये गलत है, 0 नहीं आएगा। जब हम डायमेंशंस को माइनस करते हैं या सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमें वही डायमेंशन मिलती है। अगर मैं टाइम में, यहां समझो, अगर मैं टाइम में टाइम को ऐड करूंगा हमें क्या मिलेगा, 2 टाइम नहीं मिल रहे, हमें डायमेंशन में यूनिट्स में टाइम ही मिल रहा है। हाँ वो सही बात है कि अगर मैं 1 सेकंड में 1 सेकंड को ऐड करूंगा तो मुझे 2 सेकंड मिलेंगे, लेकिन मिला तो टाइम ही, क्या 2 सेकंड टाइम नहीं है, टाइम है, ठीक है। तो टाइम में टाइम को ऐड करते हैं टाइम ही मिलता है, और हमें हमारे यहाँ पे फोकस किस पे, डायमेंशन पे। तो अगर मैं टाइम में टाइम को ऐड करूंगा मुझे टाइम का ही डायमेंशन मिलने वाला है। क्लियर है, आगे देखते हैं। तो यहाँ पर मैंने क्या करा, जब मैं dt लिखूंगा तो dt का डायमेंशन क्या हो जाएगा, कैपिटल T। ये कितना हो गया, t की पावर -1। तो एंगुलर वेलोसिटी का डायमेंशन क्या आ गया, t की पावर -1। यहाँ पर एक और टर्म है, वो क्या है, फ्रीक्वेंसी। देखो फ्रीक्वेंसी का जनरल मतलब क्या होता है, फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है नंबर ऑफ साइकिल्स, नंबर ऑफ साइकिल्स या रिवॉल्यूशन, साइकिल को रिवॉल्यूशन भी कह सकते हो, नंबर ऑफ साइकिल्स या रिवॉल्यूशन पर सेकंड या पर यूनिट टाइम, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस या साइकिल पर यूनिट टाइम, इसको हम क्या कहते हैं, फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी का डायमेंशन भी देख लेते हैं साथ साथ, क्या होगा, यहां लाइन खींच देते हैं। देखो नंबर ऑफ साइकिल्स या रिवॉल्यूशन मतलब इसको समझते हैं क्या है। देखो अगर एक सर्कुलर पाथ है उस पर कोई पर्सन रोटेट कर रहा है सर्कुलर पाथ पर, तो जब वो सर्कुलर पाथ पर रोटेट करेगा तो सपोज उसने एक चक्कर लगाया तो ये कितने रिवॉल्यूशन हो गए, 1। क्या वो एक चक्कर लगा सकता है, ज्यादा भी लगा सकता है। सपोज उसने टोटल रिवॉल्यूशन कितने कवर करे, n रिवॉल्यूशन, मतलब घूम घूम के कितने चक्कर कवर कर लिए, n। तो यहां पर क्या नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन का फॉर्मूला n लिख दूं मैं, ठीक है। टाइम को क्या लिख दूं, t। तो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या बन गया, n/t। ठीक है, अब डायमेंशन देखो, क्या नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन एक गिनती है, एक काउंटिंग है, हाँ ये काउंटिंग है। क्या किसी काउंटिंग का कोई डायमेंशन हो सकता है, नहीं। नंबर का कोई डायमेंशन नहीं होता, तो यहां पर हम क्या लिख देते हैं, 1। टाइम का डायमेंशन डिनोमिनेटर में क्या आएगा, कैपिटल T। तो देखो क्यों मैं, कितना डायमेंशन आ गया, t की पावर -1। अब तुम्हें ये यही क्यों पढ़ाया मैंने, क्यों, कंपेयर करो फ्रीक्वेंसी और ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी, दोनों का डायमेंशन क्या है, सेम है। देखो दोनों का डायमेंशन क्या है, सेम। तो एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, बेसिक क्वेश्चंस है क्या, कि ऑप्शंस दे रखे हैं 4, उसमें बताना है कौन सी ऐसी 2 टर्म्स हैं जिनका डायमेंशन सेम है। तो अगर फ्रीक्वेंसी और एंगुलर वेलोसिटी दोनों दे रखा है तो इनका पेयर हो गया, इनका डायमेंशन हमेशा क्या होता है, सेम ही होता है। ठीक है, इसे नोट कर लो। ओके, आगे कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, अब देखो तुम्हें मैं एक ऑफ टॉपिक चीज बता रहा हूं, ध्यान समझो उसे, जो तुम्हारा हेल्प करेगा पढ़ने में। क्योंकि क्या होता है, हमें कुछ कुछ बच्चों को पढ़ने का आदत नहीं होता है, तुम्हारा सिटिंग कैपेसिटी नहीं होगा। अब हम उस पर 2 मिनट चीज समझते हैं कि कैसे हम अपने सिटिंग कैपेसिटी को, कैसे अपने पढ़ने की स्ट्रेंथ को बढ़ा सकते हैं। देखो एक टेक्निक है जिसे हम कहते हैं पोमोडोरो टेक्निक। ठीक है, सुनने में बहुत फनी वर्ड लगेगा लेकिन ये ऐसा ही है, पोमोडोरो टेक्निक है ये। अब इस टेक्निक को समझते हैं क्या है। इस टेक्निक के अकॉर्डिंग हमें कभी भी 30 मिनट्स से ज्यादा नहीं पढ़ना है। मतलब हमें सबसे पहला मैं बात करूं अगर पहले स्ट्रेच की, तो हमें पहली सिटिंग में 30 मिनट्स स्टडी करना है, और 30 मिनट्स स्टडी करने के बाद हमें 5 मिनट्स का ब्रेक लेना है। देखो तुम ध्यान समझो इस टेक्निक को, अभी तुम्हें ये समझ में आने लगेगी, और तुम अगर इसके अकॉर्डिंग वर्क करोगे तुम्हारी एफिशिएंसी इनहांस होगी। कैसे, देखो 30 मिनट्स अगर तुम स्टडी करते हो और उसके बाद अपने आप को 5 मिनट का रेस्ट देते हो, ठीक है, फिर अगला टाइम फिर से 30 मिनट पढ़ो और 5 मिनट का रेस्ट दो, ऐसा तुम नंबर ऑफ टाइम्स इसे चला सकते हो। अब इससे होगा क्या, देखो हम 2 स्टूडेंट को कंपेयर करते हैं। एक स्टूडेंट ऐसा है जो लॉन्ग आवर्स में स्टडी कर सकता है, मतलब वो 4 घंटे लगातार बैठ के पढ़ सकता है। लेकिन एक मेरे जैसा स्टूडेंट क्या कर सकता है, वो 1 घंटे से ज्यादा नहीं पढ़ेगा। क्यों, क्योंकि वो स्मार्टली पढ़ता है, उसे पता है कि पढ़ने में मेरा ब्रेन यूज हो रहा है, और 4 घंटे की सिटिंग में मेरे ब्रेन का एफिशिएंसी गिरता रहता है।
अगर एक जनरल ग्राफ के अकॉर्डिंग तुम्हें समझाऊं तो यहाँ पर चीजें कैसी हैं कि सपोज तुम पढ़ना चालू करते हो, तुम्हारा एफिशिएंसी कितना है, ये एफिशिएंसी ले ली, ब्रेन की एफिशिएंसी कितनी है 100%, लेकिन जैसे जैसे तुम पढ़ना चालू करोगे ये एफिशिएंसी तुम्हारा गिरते रहेगा। तुम खुद सोचो, जब तुम सुबह उठते हो तुम्हारा माइंड एकदम फ्रेश होता है, तुम पढ़ना चालू करो, तुम्हें टॉपिक्स इतने जल्दी क्लियर होते हैं और तुम्हें चीजें याद भी रहती है लंबे समय तक। क्यों? क्योंकि तुम्हारा ब्रेन उस समय 100% एफिशिएंसी के साथ काम कर रहा है। लेकिन जैसे जैसे तुम पढ़ाई का लोड अपने दिमाग पे डालोगे, ब्रेन पे डालोगे, ब्रेन का एक्टिवनेस खत्म होता जाता है। तुम कितना भी कोशिश कर लो लेकिन ये एफिशिएंसी गिरता ही है, जीरो नहीं होगा, कह रहा हूं जीरो नहीं होगा, लेकिन ये एफिशिएंसी 100 नहीं रहेगा कभी भी, आइडियल कभी भी नहीं रहेगा। तो तुम्हें क्या करना है कि 30 मिनट स्टडी तुम करो, 5 मिनट का रेस्ट लो, 5 मिनट के रेस्ट में तुम्हारा माइंड बिल्कुल फ्रेश हो जाएगा, अगेन वंस अगेन तुम्हारा माइंड फ्रेश हो जाएगा। और अगर ये माइंड फ्रेश हो गया तो अगले 30 मिनट का जो स्टडी होगा वो बिल्कुल 100% एफिशिएंसी के साथ हो सकता है, समझ रहे हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर चीजें क्या होंगी, तुम्हारा माइंड अच्छे तरीके से वर्क करेगा, तुम्हें चीजें ज्यादा देर तक याद रहेंगी। तो ये तुम्हारे पढ़ने का एक टाइम टेबल होना चाहिए कि तुम्हें ऐसे पढ़ना है, ठीक है। और अब यहाँ पर एक चीज और समझ लेते हैं, देखो क्या है कि पढ़ाई तुम एकेडमिक्स में कैसे पढ़ते हो नहीं पता, लेकिन यहाँ पर कंपटीशन का तैयारी तुम्हें कैसे करना है वो मैं तुम्हें समझा रहा हूँ। समझो क्या, देखो तुम्हें अपने लिए कुछ डेली टारगेट सेट करने होंगे। डेली टारगेट के बाद नेक्स्ट स्टेज तुम्हारा आएगा, तुम वीकली टारगेट सेट होना चाहिए तुम्हारा, और वीकली टारगेट के बाद तुम्हारा मंथली गोल सेट होना चाहिए, मंथली टारगेट सेट होना चाहिए। ये 3 टारगेट तुम्हारे सेट होने ही चाहिए, ठीक है। 3 टारगेट क्या होने चाहिए, बिल्कुल सेट होने चाहिए। कैसे समझते हैं, देखो सपोज मैंने क्या करा कि मैं रात में मुझे अब मैं सोने वाला हूँ, ठीक है, अब सोने का टाइम हो गया, तो मैं यहाँ पर डेली टारगेट क्या सेट करके रखूंगा, मैं एक पेपर लूंगा, उस पेपर पर मैं यहाँ पर कुछ पॉइंट्स लिखूंगा कि मेरे डेट डाल के कि मेरे को वेडनेसडे कल है तो मेरे को कल ये चीजें कवर करनी ही करनी है, और वो स्लिप मैं अपनी जेब में रख के सो जाऊंगा, ठीक है। सुबह मैं उठता हूं तो वही डेली टारगेट की स्लिप, मुझे उस स्लिप को देखना है, जिससे मुझे एक आइडिया हो जाए कि आज मुझे कितना टाइम यूटिलाइज करना है, कैसे यूटिलाइज करना है, वो मैं प्लानिंग कर पाऊं। क्योंकि तुमने अपने आप को एक गोल दे रखा है कि तुम्हें फिजिक्स का ये टॉपिक, तुम्हें केमिस्ट्री का ये वर्कशीट करनी है, तुम्हें मैथ्स पढ़ना है, तुम्हें ये टॉपिक अपने हिसाब से, देखो अपनी स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग तुम कितना पढ़ सकते हो, तुम्हें वो चीजें डेली टारगेट में सेट करके पढ़ना है, वो अपने आप को टारगेट देना है। अब वीकली टारगेट क्या है, तुम्हारा एक डायरी होनी चाहिए जिस पर तुम अपने आप को बताओगे कि वीकली टारगेट तुम्हारा क्या है। दैट मींस मेरा फर्स्ट वीक में मेरे फिजिक्स के अज्यूम कर लो 2 चैप्टर मेरे कंप्लीट होने चाहिए विद वर्कशीट, विद फॉर्मूला रिवीजन, विद एवरीथिंग, ठीक है। तो ये मेरा क्या हो गया, वीकली टारगेट। इसका मतलब डेली अब मैं कैसे पढ़ने वाला हूं कि मेरा एक वीक में फिजिक्स पूरा हो जाए। नेक्स्ट टॉपिक, मुझे मंथली टारगेट क्या पता होना चाहिए कि मेरा एग्जाम का डेट कब है, मेरे एग्जाम की एक्सपेक्टेड डेट कब है। दैट मींस मेरे पास 4 महीने का या 3 मंथ्स का कितना टाइम है, और उसके अकॉर्डिंग मैं अपने पूरे सिलेबस को वाइडर ब्रॉड रूप में तैयार करूंगा। समझ में आ रहे हो? तो अगर तुम किसी प्लानिंग के साथ चलते हो तभी ये एग्जाम क्रैक होते हैं। मतलब ये एग्जाम क्या, कोई भी कॉम्पिटिटिव लेवल का एग्जाम तभी क्रैक होता है जब तुम किसी प्लानिंग के साथ चलो। अगर तुम प्लानिंग के साथ नहीं चलोगे तो तुम्हें चीजें समझ में आएंगी लेकिन चीजें उस तरीके से क्लियर नहीं होंगी तुम मार्केट मतलब बच्चों से कम्पीट कर पाओ, ठीक है। तो वो चीज नहीं आ पाएगी। तो उसको लाने के लिए तुम्हें अपने बारे में सोचना होगा, बैठ के टारगेट सेट करने होंगे, तभी चीजें वर्क करेंगी, ठीक है। आगे देखते हैं, अब हम अपने टॉपिक पे आते हैं। ठीक है, एक सेकेंड रिवाइज कर लो तुम। ठीक है, अगली टर्म है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। एक सेकेंड, हाँ नहीं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया से पहले हेडिंग डालो टॉर्क, ठीक है। नहीं, टॉर्क से पहले हेडिंग डालो फोर्स, सॉरी, ठीक है। तो पहले हम समझते हैं फोर्स क्या होता है। हमने एक्सीलरेशन पढ़ लिया, वेलोसिटी पढ़ लिया, हम फोर्स पे आ गए, ठीक है। तो फोर्स क्या होता है देखते हैं। देखो, फोर्स का मतलब होता है एक्शन ऑफ पुश और पुल। अगर मैं किसी बॉडी पर भी उसे पुश करूं या पुल करूं, दैट मींस वो क्या है मेरे लिए, फोर्स है। देखो कैसे, सपोज यहां पर फ्लोर है, इस फ्लोर पर एक बॉक्स है, इस बॉक्स को मुझे पुश करना है, तो मैंने कुछ पावर लगाई, कुछ एनर्जी लगाई,
तो ये बॉक्स पुश हो गया, ठीक है। अगर ये बॉक्स पुश हुआ है तो इनिशियली इसका वेलोसिटी क्या होगा, 0, ये रेस्ट में था, u इक्वल्स टू 0 मतलब रेस्ट, तो पहले ये रेस्ट में है। अब मैंने इस पर क्या अप्लाई करा, फोर्स अप्लाई करा, तो इसका ये आगे बढ़ गया, आगे बढ़ रहा है मतलब सपोज ये एक पॉइंट ऑफ टाइम पर यहां पर है, दैट मींस इसका वेलोसिटी क्या अब 0 है, नहीं, अब वेलोसिटी क्या हो गया, कुछ भी हो गया, v हो गया, सपोज v हो गया, तो यहां पर वेलोसिटी इंक्रीज कर गया, दिख रहा है तुम्हें। लेकिन हमने तुम्हें क्या पढ़ाया था, वेलोसिटी कैसे इंक्रीज करता है, एक्सेलरेशन की हेल्प से। हम किसी बॉडी पर अगर एक्सेलरेशन अप्लाई करें तो वो एक्सेलरेशन करता क्या है, वेलोसिटी को इंक्रीज करता है। अगर हम बॉडी पर एक्सेलरेशन अप्लाई करते हैं, वेलोसिटी इंक्रीज होती है, दैट मींस हमने फोर्स अप्लाई करके क्या करा, इनडायरेक्टली हमने बॉडी को एक्सेलरेट करा। तो जब भी हम किसी बॉडी पर फोर्स अप्लाई करते हैं तो वो बॉडी क्या करती है, एक्सेलरेट करती है, ठीक है। क्या वो बॉडी डी एक्सेलरेट भी कर सकती है, तो यहां पर हम समझते हैं कि डी एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो देखो क्या है, सपोज यहां पर क्या है, एक बॉडी है जिसका कुछ वेलोसिटी है v इक्वल्स टू 5 मीटर पर सेकंड, ठीक है, और ये इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं, फोर्स को मोशन की डायरेक्शन में ना लगाने की बजाय मैं फोर्स को मोशन, एक्सक्यूज मी, फोर्स को मोशन की रिवर्स डायरेक्शन में अप्लाई करता हूं। दिख रहा है तुम्हें फोर्स में कैसे अप्लाई कर रहा हूं, मतलब बॉडी इस साइड में मूव कर रहा है, मैं बॉडी की अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई कर रहा हूं, दैट मींस मैं क्या कर रहा हूं, उसे रोक रहा हूं, ठीक है। तो यहां पर फोर्स अप्लाई करने से क्या होगा, रोकने से क्या होगा, इसका वेलोसिटी धीरे धीरे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये बॉडी इधर बढ़ तो उधर ही रहा है, लेकिन फोर्स अप्लाई करने की वजह से ये रुक भी सकता है, वेलोसिटी क्या हो सकता है, 0। तो फोर्स अप्लाई करने से बॉडी को एक्सेलरेशन भी मिल सकता है, और फोर्स अप्लाई करने से बॉडी को रिटार्डेशन या फिर इसे डी एक्सेलरेशन भी बोलते हैं। ये दोनों ही चीजें मिल सकती हैं, डिपेंड करता है कि आप फोर्स को मोशन की सेम डायरेक्शन में अप्लाई कर रहे हो या फिर फोर्स को मोशन की अपोजिट डायरेक्शन में अप्लाई कर रहे हो। समझ में आ रहा है। तो यहां पर एक फोर्स का जनरल फॉर्मूला है जो किसने दिया है, न्यूटन ने। जब हम तुम्हें फोर्स पढ़ाएंगे तब बाकी चीजों को क्लियर करेंगे डिटेल में। अभी न्यूटन का एक फॉर्मूला है F इक्वल्स टू ma। ये m यहां पर क्या है, m है मास, ठीक है। तो ये तुम्हें क्लियर होना चाहिए, m क्या है, मास है, और यहाँ पर a क्या है, एक्सेलरेशन। इन दोनों ही क्वांटिटी का अगर मैं मल्टीप्लिकेशन करूं तो वो किसका वैल्यू आएगा, फोर्स का। समझ में आ रहा है, ठीक है। तो यहां से एक डायमेंशन और निकाल लेते हैं फोर्स का, ठीक है। क्या मास का कोई डायमेंशन होता है, कैपिटल M होता है। क्या एक्सेलरेशन का कोई डायमेंशन होता है, हाँ, L t टू द पावर -2। कितना हो गया ये, ml t-2। क्या ये फॉर्मूला तुम्हें याद रखना है, हाँ याद रखना है। तो mlt-2 क्या हो गया, फोर्स का फॉर्मूला, जो तुम्हें ऑलवेज याद होना चाहिए। क्यों, क्योंकि ये छोटी छोटी वैल्यू है, तुम इसे याद कर लोगे, अभी बड़ी टर्म्स पढ़ेंगे उसमें अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट हम बाद में कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, थैंक यू।